नमस्कार। बिहार खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप। औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम यशवंत चौधरी है। अभी हम समस्तीपुर ज़िले में खानपुर प्रखंड क्षेत्र में हैं। ये जगह बिहार राज्य का और हिस्सा है। और ये मैं जिस एरिया में मैं चूँकि पत्रकारिता करता हूँ, यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। स्टूडियो में बैठकर, महानगरों में बैठकर तो पत्रकारिता आपने देखी ही होगी। कई सारी रिपोर्टें चलती हैं टेलीविज़न पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में भी खबरें आती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होती। वास्तविक रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है उतने मात्रा में जितनी मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि इस देश की जनसंख्या 136 करोड़ है, तो 136 करोड़ लोगों में सभी वर्ग के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वर्ग कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में एलिट क्लास के लोग भी हैं और एक तरीके से कहिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के भी लोग हैं और ऊपर सम्भ्रांत परिवार के भी लोग हैं। अभी हम जहाँ जिस जगह पर हैं, ये सभी लोग जो मेरे कैमरे के पीछे अभी हम आपको दिखाऊंगा, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये किसी एक चाय दुकान में ये लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं। शाम होने को है, ये लोग खेत से लौटे हैं अपने अपने काम से। ये सभी किसान हैं। आज हम किसानों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। आखिर हरित क्रांति जब देश में आई, उस समय में, उस दौर में जो लोगों ने, इसी क्षेत्र की बात करूं, ये खानपुर प्रखंड क्षेत्र है, यहाँ मक्के की खेती कर लोगों ने आर्थिक तरक्की भी देखा है। आज यही किसान हैं, इनकी आज क्या हालात है, खाद और बीज की क्या उपलब्धता है, मार्केट में जो इनके उत्पाद का क्या मूल्य मिलता है, उससे इन्हें इनका मजदूरी और सारा कॉस्ट ऊपर हो पाता है, जो लागत है वो ऊपर हो पाता है या नहीं, हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वो भी धरातल पर। आइए सबसे पहले हम इनसे जानेंगे इनका क्या नाम है। और आइए अपना नाम बताइएगा श्रीमान, आप किस पंचायत से हैं वो बताइएगा, और खेती और किसानी अगर करते हैं तो क्या समस्या है उससे जुड़ी हुई, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, उसका निराकरण, ये सारी बातें हम आपसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां ना पहुंचे सरकार, वहां पहुंचे स्वतंत्र पत्रकार। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजेश कुमार है। खानपुर ब्लॉक के हैं और पुरुषोत्तमपुर पंचायत अंतर्गत, ग्राम टेढ़ा अंतर्गत जी जी। हम रहने वाले हैं। सबसे पहले जसवंत जी, आपको निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले यहाँ किसानों की जो समस्या है, वो जो है, जो समस्या है, जो अपना अनाज जो उत्पादन करता है उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है बाज़ार में। पहले जो है लोग मक्के की खेती करते थे, जो आप मसीना कोठी जानते हैं, अनिल कुमार मिश्रा उनके डायरेक्टर हैं मसीना वर्तमान में। पहले जो किसान को रेट कम मिलता था मसीना कोठी के द्वारा, जो और किसान बीज जो है मसीना कोठी को देते थे, फिर भी उस समय किसान खुशी थे। लेकिन अभी जो है मसीना कोठी के जो बीज देते हैं, अगर वो जितने दाम पर यहाँ बेच रहे हैं, एक किलो को 400-500 रुपये किलो वो बीज बेच रहे हैं। अगर वो मात्र 10% ही, अगर 1 किलो अगर 500 रुपया बेच जाए, 10% ही अगर किसानों को उत्पादन लागत दे दिया जाए बीज का, तो यहाँ किसान खुशहाल रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कि खाद की यहाँ कालाबाजारी हो रही है। प्रत्येक दुकानदार, यहाँ जो भी दुकानदार हैं, कालाबाजारी कर रहा है। आप चले जाइए, यूरिया को आपको 450 रुपया भी मिलेगा। इसमें किसानों को जो है, जो अपना खेती करते हैं, उसमें उनको लॉस हो रहा है। और अब वो किसान रहे नहीं, वो अब मजदूर समझिए, वो मजदूर बन गए हैं। दूसरी बात, यहाँ जो है मक्का की खेती है, बृहद पैमाने पर होती है। अगर यहाँ कोई मक्का के संबंधित कोई प्लांट, जैसे इथेनॉल का अगर फैक्ट्री लगा दिया जाए, तो यहाँ किसानों की बहुत उन्नति होगी। आपका मतलब है कि आपने कई सारे बिंदुओं पर हमसे अभी बातें साझा की। उन बातों में एक मुद्दा यह भी था कि जो रेट आपने बताया कि मक्के का बीज का जो रेट है, जो यहाँ एक किसी कंपनी का आप नाम ले रहे थे, मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं लूँगा, वो 400 या 500 रुपये किलो बेचते हैं। 500 रुपये किलो, और उसका आपने कहा कि शायद 10% हिस्सा, ही दिया जाए। अगर उसके 10% हिस्से की बात करूं तो 40 से 50 रुपये किलो हुआ। चलिए,
एक तो वहाँ आपको लगता है कि जो वहाँ पे रेट बढ़ना चाहिए, आर्थिक शोषण किया जा रहा है किसान का, ऐसा आपका कहना है? जी जी। चलिए ठीक है, मैं इस बात से आगे भी बढ़ता हूँ। एक एक तो ये हमने आपकी बिंदु को समझा, जिस पर सरकार को भी चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी बात एक ये भी आपने कही कि काला बाजारी की बात। आपका जो माल है, आप जो तैयार उत्पाद करते हैं, गेहूँ, जी मक्का, जी जी। धान या अन्य खाद्य उत्पाद जो आप तैयार करते हैं, चाहे साग सब्जी फल ही हो या दलहन फसल हो, तो उन फसलों की तो कालाबाजारी इस देश में नहीं होती है। ना नहीं, बिचौलियों के जो हमारा जो आपसे किस चीज़ की कालाबाजारी, मैं ये मेरा ये प्रश्न हमारा है, जरा जी थोड़ा आप उधर घसकेंगे तो मैं आपके साथ बैठ के चर्चा करूंगा। चूंकि स्टूडियो में बैठ के चर्चा तो महानगरों में बहुत सारी होती हैं, लेकिन धरातल पर बैठकर अगर चर्चाएं जो हो, और इन्हीं चर्चाओं को हम जैसे डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार अपने वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को दिखा पाएँ कि इनके जैसे किसानों की या इन जैसे किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या हालात हैं धरातल पर, तो हम उन्हीं चर्चाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी उसी मकसद से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं कि जहां न पहुंचे सरकार, वहां पहुंचे स्वतंत्र पत्रकार। इसी कड़ी को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। मैं आगे आपसे ये पूछता हूँ, कालाबाजारी जो आप लोग शिकार हो रहे हैं इसका, जी जी। तो कालाबाजारी खाद का भी होता है, बीज का भी होता है। जी हाँ बिल्कुल। खाद बीज के कालाबाजारी को लेकर सरकार की जो नियम कानून है, वो किसानों के हित से आप उसको कितना माने जोड़ पाते हैं कि उनका जो कानून है वो कालाबाजारी के लिए सिर्फ बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के लिए लागू होता है? जैसा आपने कहा, अगर खाद की कालाबाजारी हो रही है, तो ये तो बड़े बड़े बिजनेस घराने जो हैं इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं पूरे देश में, जी जी जी। चाहे वो लाइसेंस राज के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो। हम ये कहना चाहते हैं कि खाद का कालाबाजारी तो होता है, उसके आप शिकार होते हैं, लेकिन आप अपने दें फसल का उत्पाद कितना देखते हैं, उसका दाम कितना मिलता है? जितना हम लगाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति की मार से फसल बर्बाद भी हो जाती है, उस एवज में नुकसान ही होता है। अगर मान के चलिए, अगर जितना हम अनाज उत्पादन करते हैं लागत के हिसाब से, उसका सिर्फ अगर किसान को 1.5 गुना ही दे दिया जाए तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है यशवंत जी कि इस खानपुर प्रखंड में एक मार्केटिंग पॉइंट सरकार द्वारा एक गोदाम बनना चाहिए कि किसान जो फसल उपजाते हैं उसका खरीद सरकार खुद अपने करे, इससे बिचौलियों को बिचौलिया इसमें नहीं मिल पाएगा। पैक्सों का तो गठन है सहकारिता विभाग के द्वारा, उसमें भी धान खरीद होती है, गेहूं खरीद होती है। धरातल पर क्या सच्चाई है? मैं किसी पैक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है? अभी आपने यही बातें बोली, जी जी। सरकार ने लागू करवाई हुई हैं। अब किसान जो है, हम बतलाते हैं जसवंत जी कि हमारा जब अनाज उत्पादन होता है, अनाज जब आ जाता है हमारे घर में, तो उस समय पैक्स का कोई भी, कहीं भी आप चले जाइए पूरे बिहार में, कोई भी पैक्स वाला जो है आपके धान को या मक्का को गेहूं को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन किसान को अगली जब खेती करना होता है तो वो उसको तुरंत बेचना पड़ता है फसल को, वो अपने अगले खेती करने के लिए। और वो जब अपना माल जो है बिचौलिए के हाथे सारा माल बेच देते हैं कम दामों में, तब वही हमारा माल बिचौलियों के द्वारा वही पैक्स में वो ज़्यादा रेट में जाके वहाँ देते हैं। एक बात बताइए, एमएसपी तो सरकार देती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस कहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यही हुआ उसका। एमएसपी धरातल पर लागू नहीं है, पैक्स अपने काम को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खादों की कालाबाजारी खुले मार्केट में माने उपलब्ध होने के कारण हो ही रही है। मैं देखता हूँ अभी हाल फिलहाल में कृषि विभाग का चिट्ठी था, उसमें देखा था कि प्रखंड में जितने भी खाद का दुकान है उस सब दुकान पे कृषि विभाग के सभी सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी कि वहाँ कृषि विभाग के अधिकारी खाद विक्रेताओं के यहाँ उपस्थित होकर पौज मशीन पर अंगूठा लगाकर खाद जो है सो लेंगे और उसका वितरण भी उसी हिसाब से करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई थी। इस मामले का धरातल पर क्या असर है, कितना देखते हैं? जी हम बतलाते हैं,
जो पॉस मशीन के द्वारा जो है वो जो खाद व्यापारी हैं उनके द्वारा अंगूठा लगाया जाता है। मान लीजिए कि वो व्यापारी जो है अगर 100 बोरा अगर यूरिया लाया, ठीक है, तो 100 बोरा जो है स्टॉक में वो दिखलाता है। 10 किसान या 20 किसान जब उसके यहाँ गए तो वो क्या करता है, 20 किसान से अंगूठा लेके आपके नाम पर बोरा, आपको एक यूरिया एक ही मिलेगा, लेकिन आपके नाम पर वो 4 बोरा यूरिया काट देता है। इस तरह से मान लीजिए कि अगर हम 1 बोरा यूरिया ले रहे हैं और हमने अंगूठा लगाया, वो 2 बोरा कर दिया, तो मान के चलिए कि 50 आदमी को अगर वो दे देते हैं तो 50 दूना 100, तो उनका 100 स्टॉक सेल हो गया और 50 बोरा वो रख लेते हैं कालाबाजारी करने के लिए। आपने अभी एक नया तरीका इनके माध्यम से सुना कि ये काला बाजारी होता कैसे है खाद का। यह भी एक सनसनीखेज खुलासा ही है। अगर कृषि विभाग के मंत्री, कृषि विभाग के अधिकारी इन जैसे किसानों की समस्याओं को अगर समझें और उन पर गौर करें तो उनके लिए इनसे सबक लेने की ज़रूरत है और ऐसे काला बाजारी पे रोक लगाने की भी सख्त आवश्यकता है। चूँकि गेहूँ, आलू या मक्का या धान, किसान जो ये उत्पाद तैयार करते हैं ये काफ़ी खून पसीने की मेहनत से होता है। साथ ही इसमें खाद बीज भी लगता है, सिंचाई की भी व्यवस्था करनी होती है। फसल की मतलब उत्पाद तैयार होने से पहले मौसम की मार भी झेलने की खतरे एवं आशंकाओं से ये घिरे होते हैं। उस बीच अगर उत्पाद तैयार हो रहा है तो उसका कम से कम सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। बहरहाल हम अन्य भी किसानों से बात करेंगे और इस क्षेत्र में चूँकि यह कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इस भूमि की उर्वरता जो है दुनिया के सबसे उर्वर भूमि में से एक माना जाता है। ये जगह, मैं जिस जगह से अभी इस कवरेज को कर रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीण हमारी ओर देख रहे हैं कि उनके लिए शायद ये जानकारी नहीं होगी, पर हम जैसे पत्रकार कुछ ना कुछ शोध करके ही रखते हैं। आपको भी बताऊँ, आप सर्च कर लेंगे, दुनिया के सबसे हैवी फर्टाइल वाले लैंड में से ये हमारा जगह है। खानपुर प्रखंड ही नहीं, ये जो बिहार का, नॉर्थ बिहार का पूरा एरिया है, दुनिया के सबसे उर्वर भूमि में से एक है, जहाँ तीनों फसल आप जो साल में करते हैं वो आसानी से हो जा पा रहे हैं। बाकी किसान हैं, आपका स्वागत करूंगा अपने कार्यक्रम जहाँ न पहुँचे सरकार वहाँ पहुँच रहे स्वतंत्र पत्रकार में। अपना नाम बताएंगे? जगदीश महतो। जगदीश महतो जी, आप किसान हैं। आपने अभी तक, आपकी उम्र हमसे काफ़ी बड़ी है, मन काफ़ी आप हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव भी आपका होगा। किसानों को आज भी आप बताइए, जब लाल बहादुर शास्त्री जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इस देश के, उनके समय में जब हरित क्रांति इस देश में आई थी, शायद उसी दौर में या उससे कुछ उसी के आसपास इस क्षेत्र में भी शीतकालीन समय में मक्के की खेती शुरू की गई थी। क्या यह बात सत्य है जो अभी मैंने कहा? जी, आप लोगों को उस समय में जो खेती करके लाभ होता था, आर्थिक रूप से कितने संपन्न हुए, और आज जो खेती कर रहे हैं उसमें कितने संपन्न हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे आपसे। उसमें बहुत का बढ़ोतरी है। अभी का जो है से समय में, उस समय में जो जो लाभ था उससे जो है सखनी तो बहुत समझिए जो कुछ नहीं बचता है किसान का। किसानिए में का पैसा किसानिए में जाता है, सीधे किसान ही ठट्ठर बचा हुआ है। आप ये बताइए, अगर आपके क्षेत्र में ये आप लोग धान उपजाते हैं लेकिन राइस मिल नहीं है, आप लोग गेहूं उपजाते हैं, आपके क्षेत्र में फ्लावर मिल होना चाहिए, वो नहीं है। आपके यहाँ मक्का होता है, मक्का से जुड़ा हुआ कई तरह का प्रोसेस करके फूड बनाया जाता है जो इस क्षेत्र से भुट्टे के रूप में बाहर बाहर दूसरी कंपनियों में जाता है। वैसी फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं हैं। और आपको शायद पता होगा, भाजपा के कद्दावर नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, वर्तमान बिहार सरकार में वर्तमान उद्योग मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का यह पैतृक गृह प्रखंड है खानपुर। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष एवं कल्याणपुर से वर्तमान विधायक, साथ में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं श्री महेश्वर हजारी जी, यह उनकी भी
जन्मभूमि है, यह उनका गृह प्रखंड है। इसी प्रखंड के मुजारी गांव में उनका घर हुआ, बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी का। उनके पुत्र अभी वर्तमान में खानपुर प्रखंड क्षेत्र में प्रमुख के पद पर भी आसीन हुए हैं, विजयी हुए हैं। पूर्व के राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो नथू द्वार पंचायत के निवासी बिहार सरकार में 15 वर्षों तक 1990 से 2005 तक मंत्री रहे स्वर्गीय पीताम्बर पासवान, उनका भी यह गृह प्रखंड रहा है। और मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि बिहार सरकार में वर्तमान उद्योग मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का भी यह जन्मभूमि रहा है। प्रखंड के नथू द्वार पंचायत में ही उनका घर है। अब इन लोगों से हम यह चर्चा करेंगे कि आखिर इतने महत्वपूर्ण नेताओं ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक कर्मभूमि को सींचा है, फिर भी यह क्षेत्र आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के नहीं लगने के कारण विपन्नता का शिकार हो रहा है। तो हम लोगों को आशाएं हैं कि अभी भी वर्तमान में बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष एवं वर्तमान उद्योग मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, जो नथू द्वार पंचायत के हैं, उन लोगों की कृपा दृष्टि खानपुर प्रखंड क्षेत्र की ओर भी होगी और यहाँ भी शायद खाद्य प्रसंस्करण पार्क लगाया जाएगा, ताकि यहाँ के किसानों से जो तैयार उत्पाद हैं उनको यहाँ प्रसंस्कृत किया जाए और उन उत्पादों को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वह इस क्षेत्र के किसान उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन किसानों का उद्धार हो पाएगा। चलिए बहरहाल लौटते हैं हम इन लोगों से चर्चा में। चाचा, इस बार खाद कालाबाजारी का शिकार आप भी हुए, हाँ या ना में बताइएगा। हाँ हाँ। आपकी तैयार उत्पाद तो आज तक कभी कालाबाजारी पे आपने बेचा है? गेहूँ या दूसरे उत्पाद जो आप तैयार करते हैं वो कभी आपसे कभी किसी कारोबारी ने कालाबाजारी पर खरीदा है? ना। ये जो तैयार उत्पाद करते हैं वह तो कालाबाजारी पर नहीं बिकता, लेकिन वह रसायन युक्त खेती के लिए जो ये फर्टिलाइज़र खरीदते हैं वह इन्हें अब कालाबाजारी की ओर भी धकेल रहा है। आप सभी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा। इस देश को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतों ने हरित क्रांति के नाम पर जो ये पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग इस देश के किसानों को जो लत लगाया, वो लत आज इन्हें कहीं ना कहीं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द सोचना पड़ जाता है कि मैं इनके लिए क्या कहूँ, क्योंकि परिस्थिति वैसी है कि ये इनके जो आदतों में शुमार हो गया है ये रासायनिक खाद का उपयोग, कहीं न कहीं आज उन्हें यह कालाबाजारी का शिकार होने पर मजबूर कर रहा है। आग्रह करूंगा भारत सरकार से, या तो जैविक क्रांति के लिए आप एक नई मिसाल के रूप में कुछ निर्णय लें, ताकि हरित क्रांति के बाद यह जैविक क्रांति ही मेरे अनुभवों के आधार पर और शायद इन किसानों के पीड़ाओं को समझने के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैविक क्रांति ही इन सभी किसानों का उद्धार कर सकता है और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लग जाने से ही इन किसानों का उद्धार हो सकता है। चूँकि इस क्षेत्र में रॉ मटेरियल तो तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ का सारा रॉ मटेरियल बाहर के प्रदेशों में जो फैक्ट्रियाँ हैं उन फैक्ट्रियों में उपयोग होता है। आप चाचा बताइए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अगर आपके क्षेत्र में लग जाए तो आप लोगों को सहूलियत होगी? एकदम होगी। सरकार अब जैविक क्रांति की भी बात कर रही है, लेकिन छोटे स्केल पे कह रही है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को पुनः वापस उस दौर में लौटना चाहिए या नहीं? लौटना चाहिए, नहीं तो मेरे हिसाब से आज बड़े बड़े जो भी सम्भ्रात परिवार हैं, आपको बता दूं, जितने भी इस देश में अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो आज जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह उन्हें कितनी भी महंगी क्यों ना मिले। आज यह किसान भी बता रहे हैं कि अब ज़रूरत है फिर से हमें उस ओर लौटने की और जैविक खेती को बढ़ावा देने की। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? रामनारायण महतो। आपका घर कहाँ हुआ? मिल्की।
खेती में आपको क्या क्या समस्या है और इसके निराकरण के लिए क्या आपके पास सुझाव है सरकार के लिए? जब हम खेती करते हैं तो उसका मुनाफा नहीं मिलता है, घाटा लागत लागत नहीं मिलता है, घाटे में हम लोग जा रहे हैं। लागत भी नहीं वसूल हो पा रहा है हाँ। किसानों का। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जरा ऐसे किसानों की दुर्दशा की ओर भी ध्यान दें और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाएं ताकि इन किसानों की भी बदहाली दूर हो। बाकी बताइए, आप गांव में आप लोगों को क्या क्या लगता है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग अगर लगे आपके क्षेत्र में, गेहूं होता है, आलू होता मक्का है तो होता है, अब आलू उससे होता चिप्स है। बना दीजिए, गेहूं है तो आटा बना दीजिए, चावल है, धान है तो चावल बना दीजिए। ऐसा करने से क्या लगता है, अगर ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ेंगे तो आप लोगों का संपन्नता में बदलाव आएगा या नहीं? बदलाव आएगा। काला बाजारी लेकिन नहीं होना चाहिए। काला बाजारी एक प्रमुख समस्या है। आपने सुना, अभी तक 3 के 3 किसान हैं जिन्होंने काला बाजारी की बात बताई है। यह कॉमन समस्या है क्षेत्र में। आपका क्या नाम हुआ? कलेक्टर महतो, कहाँ घर हुआ? ग्राम मिल्की। खेती में क्या क्या समस्या है? बहुत दिक्कत है। अरे सब जितना लोस गिरा से माल जाल बेच कर सब उसी में लगा दिया, कोई पूर्ति नहीं हुआ। फिर से जरा जोर से बोलिए। माल जाल जो था मवेशी हाँ, हम पकड़े। सब बेच कर लगा दिया उसी में, तो ये पार नहीं लगा खेती। अब क्या करें? देश के बड़े बड़े पत्रकार जो स्टूडियो में बैठकर महानगरों से रिपोर्टिंग करते हैं, शायद उन तक ऐसे लोगों की स्थिति और परिस्थिति का आकलन नहीं पहुंच पाता है। इन मुद्दों को ही देखते हुए, इन चीज़ों पर ही गौर करते हुए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का अपना कार्यक्रम शुरू किया है। यह उसी का हिस्सा है। जहां न पहुंचे सरकार, वहां पहुंच रहे स्वतंत्र पत्रकार। आप इसी कार्यक्रम के आगे की कड़ी में बात करेंगे। इनका परिचय आपको बता दूं, मैं इन्हें जानता हूं निजी तौर पर। यहाँ लाइट बहुत है। आबू अच्छा ठीक है। के सब इन आबू लाइन पर। यो नेताजी इन आबू, इन आब अहीं के बाड़ी है। यहाँ भाग कहाँ गेलिए अहाँ? यौ नुनू इन आबू, हिनके से एते पूछ लेबै कथी काम करे छी अहाँ? सूखा चारा के अभी हम यहाँ के एक अन्य किसान से बात करेंगे। इनका मैं देख पा रहा हूँ कि ये सूखा चारा का काम करते हैं। यहाँ जो आपके क्षेत्र में जो पशुपालन कर रहे हैं किसान, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। यहाँ के पशुपालन किसान जो है उसको स्थिति बहुत ख़राब है। चारा के अभाव में महंगा खरीद होता है, दूध का सही कीमत नहीं मिलता है। दूध का आपने बोला जो सही दाम नहीं मिलता है, दूध का दाम कैसे सही मिलेगा? इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है जो सरकार इस पर ध्यान दे, किसान पर दूध का कीमत बढ़ावे, कम से कम 40 रुपया खरीद करे मैक्सिमम, तभी किसान को जान बचेगा। वही भूसा 1400 के मिल रहा है। 1400 का भूसा मिल रहा है। एक दिन में एक गाय क्या किलो करीब खा जाती होगी भूसा? 5 से 10 किलो। हाँ, 10 किलो। तो दूध कितने का वो देती होगी? दूध तो गाय पर निर्भर करता है। एवरेज फिर भी एक बात बताइएगा। 5 लीटर। एवरेज 5 लीटर से 10 लीटर, ठीक है। 10 लीटर अगर आया तो उसको कितना अप्रोक्स राशि आएगा? वो राशि 300 रुपया आएगा। 300 से 320 रुपया। 300 से 320 रुपया इन्होंने बताया कि दूध का दाम आएगा, लेकिन 140 रुपये का वो भूसा खा जाएगा। भूसे के अलावा अन्य भी लागत है। कुल मिलाकर बात यह है कि खेतों में भी अगर लोग मेहनत करे तो भी उसे लागत और मुनाफा आ नहीं रहा है। पशुपालन भी करे, यहाँ भी आर्थिक दोहन का शिकार हो जा रहा है। तो किसान
इसी स्थिति और परिस्थिति में फिलहाल अभी भुक्तभोगी है कि वह आर्थिक विपन्नता का शिकार है। कुछ ऐसा ही नज़ारा मुझे यहाँ के किसानों से बातचीत करने के बाद लगा। बाकी अन्य भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे तो वो शायद कुछ बताएं। अहाँ बताइयो ना नंबर आबू अब हिनकर लेबे, मुखिया जी का चल देबै। मुखिया जी